बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखोगे, आप खुद एक प्लेयर हो, बहुत सारे बच्चों को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है। जी। जैसे जिसको बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज जिसको बोलते हैं हम, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो मतलब वो कमीज जो रहती थी ना, वो भी साइड से फट गई होती थी, और वाइट कलर की सलवार होती थी तो वो भी मिट्टी मिट्टी खराब हो जाती थी। मेडल लेने के बाद हर कोई आपको सपोर्ट करता है, लेकिन मेडल से पहले क्या क्या आपने चीजें फेस करी है, किस तरह से आप इस लेवल पे आए हो, वो चीजें कोई नहीं देखता है। So, ladies and gentlemen, Ms. प्रियंका नेगी, वेलकम मैम, वेलकम टू इन फोकस और थैंक यू टाइम निकाल के हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। um, मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एकदम शुरू तक ले जाऊंगा आपको। कबड्डी, आई थिंक ये एक आया बिकॉज आपके स्कूल में लिमिटेड ऑप्शंस थे और आपको स्पोर्ट्स में थोड़ा सा दिलचस्पी थी, आपने कबड्डी चूज किया, नॉट वॉलीबॉल और खो खो। वो थोड़ा सा राइट। बताइए स्टार्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लाइव सेशन के लिए बुलाया। सो थैंक यू सो मच। और जहाँ तक बात रही कबड्डी की, तो कबड्डी स्पोर्ट्स एक आपको भी पता है कि एक गांव से जुड़ा हुआ खेल है। मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ी हूँ। आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतने कोई वीआईपी गेम्स नहीं खेले जी। जाते हैं। गांव में, गांव के जो स्कूल्स है वहाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी रेसलिंग हो गया, और कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, तो इस तरह के गेम्स सरकारी स्कूल्स में खेले जी। जाते हैं। तो मैंने भी वही अपने स्कूल्स में देखा था कि यहाँ कबड्डी खेली जाती है, और खो खो खेला जाता है, और वॉलीबॉल खेला जाता है। तो जैसा कि आप बता चुके हो कि खो खो के लिए, सॉरी, वॉलीबॉल के लिए मेरी हाइट जो थी वो ठीक नहीं थी। खो खो मुझे इतना पसंद नहीं था, तो मैंने कबड्डी में ट्राई किया। और ऐसा बेसिकली कबड्डी में भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो था कि चलो कोई खेल रहा है तो ये लोग कैसे खेलते हैं, ये कहाँ जाते होंगे, कैसे ये लोग बाहर रहते होंगे, तो वही इंटरेस्ट था कि एक बार गांव से भी हमें भी जाना है बाहर, कहाँ पे इवेंट्स होता है, टूर्नामेंट्स होते हैं। मेरे जो स्कूल के पीटीआई जी थे, जो कि आज के हमारे हमारे आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, श्री हीरा सिंह सर। तो उन्होंने मुझे काफी फोर्स किया कि कबड्डी खेल, कबड्डी खेल। तो वहां से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, कबड्डी खेलने लगी। एंड स्कूल्स में आपको पता है कि प्लेइंग किट भी नहीं होता है गांव के स्कूल्स में। हालांकि अब ऐसी थोड़ी फैसिलिटीज आ गई है, लेकिन उस समय पे, जी। मतलब 2006 2005 की बात है ये, कि स्कूल में प्लेइंग किट भी नहीं होता था, और खुद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि इस पे ही फोकस नहीं था ना कि इसमें करियर बनाना है। जी। तो स्कूल के जो ड्रेसेस रहते हैं ना, सलवार कमीज, हाँ जी। उसी में ही रिसेस हाफ टाइम जिसको बोलते हैं, हाँ उसमें ही जी। खेलते थे, हाँ जी। सलवार कमीज में ही। और छुट्टी होने के बाद भी हमारे स्कूल में डीपी पीटीएस कहते थे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। तो मतलब वो कमीज जो रहती थी ना, वो भी साइड से फट गई होती थी, और वाइट कलर की सलवार होती थी तो वो भी मिट्टी मिट्टी खराब हो जाती थी। तो मतलब फैमिली की तरफ से हमेशा से यही रहता था कि तेरी ड्रेस फटी होती है, तेरे कपड़े बहुत गंदे होते हैं। तो मेरा रहता था कि नहीं भाई, मुझे तो खेलना है, मैं खुद धो लूंगी, और खराब होगी तो कोई बात नहीं। मतलब जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है कबड्डी की। तो ओवरऑल चाइल्डहुड मेरे ख्याल से फिर इंटरेस्ट ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ था या पढ़ाई में भी उतना ही एक बैलेंस बना नहीं के? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स में ही था, शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा पता लगा कि क्या होता है, क्या स्पोर्ट्स में फ्यूचर बना सकते हैं, किस लेवल पे खेल सकते हैं, और कबड्डी किस लेवल तक है। बेसिकली जब स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए सिलेक्शन हुआ, मतलब पहले गांव से, स्कूल से एक दो नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ, तो वहां से पता लगा कि कबड्डी क्या चीज है, किस लेवल तक इसमें जा सकता है। जैसे एशियन गेम्स तक ही है अभी कबड्डी, आपको जी। पता है ओलंपिक्स में कबड्डी रही है। उसके बाद स्पोर्ट्स हॉस्टल में मेरा उसी बिहाफ पे, जो मैंने दो नेशनल्स अपने स्कूल से खेले थे, उसी बिहाफ पे मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर के लिए हुआ था। उसके बाद से जर्नी जो है स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर से शुरू हुई है 2006 से। जी। तो जैसे आपने बोला कि स्पोर्ट्स हॉस्टल स्कूल के बाद से शुरू हुआ,
तो वहां से फिर जैसे कहते हैं कमिंग अप थ्रू द रैंक्स की एक एक करके एक एक पड़ाव ऊपर, एक एक पड़ाव ऊपर, जूनियर्स में भी आपने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल तक, वो जर्नी कैसी रही? बिकॉज उस टाइम पे अराउंड द सेम टाइम मैं भी उसी सिस्टम में था, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि स्पेशली कबड्डी का कम था, और स्पेशली विमेन कबड्डी तो बहुत ही एक नीश सा था, तो वो कितना मुश्किल था ऊपर आना उस सिस्टम में? स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाने के बाद थोड़ी सी लाइफ चेंज होगी मेरे ख्याल से। मैं अपने आप को इसमें लकी भी समझूंगी कि एटलीस्ट मुझे एक वो प्लेटफॉर्म तो मिला। बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखोगे, आप खुद एक प्लेयर हो, बहुत सारे बच्चों को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है। जी। जैसे जिसको बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज जिसको बोलते हैं हम, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। मैं हिमाचल गवर्नमेंट का भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने स्पोर्ट्स हॉस्टल्स खोले जहाँ पे पर्टिकुलर हम खेल सकते हैं, अपना स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हैं। जी। क्योंकि हिमाचल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तो स्पोर्ट्स सेंटर था धर्मशाला और बिलासपुर जी। में, लेकिन जहां पर मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर बनाया है वो हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो मतलब उसके लिए गवर्नमेंट का भी हम थैंक्स करेंगे, क्योंकि अगर हॉस्टल्स नहीं होते तो शायद वो प्लेटफॉर्म मुझे भी नहीं मिल पाता। जी। तो वहां से लाइफ थोड़ी चेंज हुई कि आप सुबह शाम प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि हम अपने घर से, अपने गांव से नहीं कर सकती थी। वही कि हाँ, लड़कियों के लिए इतना रात तक बाहर नहीं, मतलब इतने सेंटर ही नहीं थे कि आप जी। सुबह शाम अपने घर से, अपने गांव से प्रैक्टिस कर सको। तो मतलब हॉस्टल में आने के बाद एक लाइफ चेंज हो गई कि आपको प्रॉपर डाइट मिलेगा, आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए समय मिल रहा है। और स्कूलिंग तो चलो रहता ही है, स्कूल कॉलेज आपको वहीं से ही जाना है। एक तरफ से अच्छा भी था, एक तरफ से बुरा इसलिए लग रहा था कि घर वालों से दूर रहना हाँ पड़ जी। रहा है, क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट है, वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से काफी दूर था। डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, 300 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस है। तो मतलब, लेकिन कुछ वो बोलता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करने ही पड़ते हैं। तो वो चीज उस टाइम में भी 14 ईयर की थी मैं जब मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल ज्वाइन किया। तो उस टाइम पे कोचिज का काफी सपोर्ट मिला, हॉस्टल वार्डन का काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि उस टाइम पे 14-15 साल में आप घर से, फैमिली से इतने दूर रह रहे हो। तो वहां से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तब आने लगा जब पहली बार हिमाचल टीम का 2007 में जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल पड़ा, हरिद्वार में हाँ नेशनल जी। हुए थे। तो वहां से एक इंटरेस्ट आने लगा कि जहां हिमाचल की टीम पुल आउट हो जाती थी, लीग मैच, मतलब जो पुल के मैच है वो भी, पुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाती जी। थी, वहां हिमाचल की टीम पहली बार गोल्ड मेडल हासिल कर रही है। तो वो एक बहुत टर्निंग था, मतलब वो एक लाइफ का जिसको बोल सकते हैं आपकी। जब मेडल्स आने शुरू हो गए तो इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा कि अरे यार, अब तो हिमाचल मेडल आने लगा हिमाचल टीम का, तो और अच्छा खेलना है, इंडिया टीम तक जाना है, इंडिया कैंप्स तक जाना है। सो वहां से इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और 2007 से अभी तक आप देख सकते हो कि हिमाचल टीम का नेशनल लेवल पे जी। हर कैटेगरी में मेडल है। आप जूनियर ले लो, आप सब जूनियर ले लो, आप खेलो इंडिया ले लो, सीनियर जी। नेशनल बोलो, इंटर यूनिवर्सिटी बोलो, तो आप देख सकते हो। और उसका श्रेय स्पोर्ट्स हॉस्टल्स और बच्चों की मेहनत तो है ही है, लेकिन शायद अगर हॉस्टल्स हमें नहीं मिल पाते तो इतना हिमाचल मेडल्स नहीं ले पाता। और उसके पीछे कोचिज की और प्लेयर्स की मेहनत तो रहती रहती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस पूरे जर्नी में स्पेशली शुरू में, जब, क्योंकि छोटे होते थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है ये सब करना, मतलब घर से दूर, और जैसे आपने बोला 14-15 साल की उम्र में इतना दूर जाके सब कुछ खुद से, सब कुछ एकदम प्रॉपर चैलेंजिंग कंडीशंस में मेहनत करना। तो हाँ। इस सब में, इस सब में वो सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम कह लो, या सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग घर से या कोचेस से या दोस्तों में, वो था कोई जो एक या दो लोग बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प किया इस चीज के लिए? मुझे मोटिवेट तो चलो सबने ही किया, स्पेशली जब मुझे चोट लग गई थी। आपको भी पता है कि स्पोर्ट्स, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए जो रहता है वो चोट लगना एक गहना होता है ना, जिसको बोलते हैं गहना है, हर खिलाड़ी के लिए वो गहने के रूप में ही होता है, क्योंकि मोस्टली सभी खिलाड़ियों को चोटें लगती है। बिल्कुल। तो उसी तरह से मुझे भी चोट लगी, लेकिन उस चोट से वापस कम बैक करना वो थोड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया, कि बहुत खेल लिया आप लोग।
2013-14 में मुझे जी वो चोट लगी थी। 2013 में, मतलब उससे पहले मैं वर्ल्ड कप खेल चुकी थी, और अपकमिंग नेशनल्स और 2014 का एशियन गेम्स भी था, लेकिन 2014 का एशियन गेम्स उस इंजरी के कारण मैं जी नहीं खेल पाई। तो बहुत सारे लोगों ने डोमिनेट भी किया कि अरे यार कितना खेलना है, दो बस। तीन इंडिया ऑलरेडी खेल चुकी है, हम्म, और बस करो अब से नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। कुछ एक लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकती कि किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने नहीं किया, लेकिन ठीक है, जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत थैंक्स। जिन्होंने नहीं किया, वहां से मैं खुद ही मोटिवेट हुई कि नहीं, अब मुझे इनको करके दिखाना है। सो उनका भी थैंक्स जिन्होंने किया, और जिन्होंने नहीं किया उनका तो बहुत बड़े वाला थैंक्स कि बिल्कुल। आपने नहीं किया, तो आपकी वजह से ही मुझे एक मोटिवेशन मिला कि और नहीं, मुझे अब इनको करके दिखाना है। सो 2015 में मैंने कम बैक किया। 2016 जी का फिर साउथ एशियन गेम्स जो था, इंडिया में ही हुआ था, गुवाहाटी में। सो वो मैंने खेला, और उसके बाद कंटिन्यू भी खेल ही रही हूँ। तो 17-18 में। आई जी। थिंक 2 साल, करीब 2 ढाई साल आप इंजरी की वजह से, नी इंजरी और सर्जरी वगैरह के बाद फिर 2 ढाई साल बीच में आप नहीं खेल पाए। तो ऐसे में जी। जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, रिकवरी, सारा एक्सरसाइज रेजिमेंट पूरा, वो सब तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खिलाड़ी के लिए इतनी मेजर इंजरी के बाद मेंटल एस्पेक्ट कितना जरूरी हो जाता है रिकवरी के टाइम? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस तरह के रहते हैं, जो आपको, अपने फैमिली की आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारे रिलेटिव्स का बोलना ये था कि अरे यार कितना खेलना है, हड्डियां तुड़वाएगी अपनी, अब कितना ज्यादा खेलना है, अब छोड़ दो, कुछ और नौकरी कर लो, शादी कर लो। तो मतलब इस तरह के लोगों से जब आप मिलते हो ना, तो आपका दिमाग ही खराब होता है। उस टाइम आपका जो मेंटली आप स्टेबल नहीं रह पाते। तो उस टाइम पे मैंने जो किया वो यही किया कि अपने आप का जो मेरा फिटनेस था, अपर बॉडी का योगा किया मैंने, क्योंकि मुझे स्टेबल रहना था उस टाइम पे अपने आप को। मैंने खुद से ही, और मेरे फैमिली मेंबर, जो मैं एक्चुअली, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो अच्छा। जॉइंट फैमिली में भी बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं। हाँ जी। सो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया कि कोई बात नहीं। तो मेंटली उस टाइम पे अपने आप को बहुत जरूरी होता है स्ट्रांग रखना मेंटली, क्योंकि अगर आपको इस तरह के लोग मिलते रहेंगे तो आप और, मतलब दिमाग की तौर पे और आपका खराब हो जाएगा कि यार इस तरह के लोग की नहीं, अब नहीं खेलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको ये बोलूंगी कि जिस जिस टाइम पे किसी को इंजरी हुई होती है, तो प्लीज आप उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको ये बोले कि बहुत हो गया, अब छोड़ दो। जी तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को इस तरह से मोटिवेट किया कि मैंने अपने आप को बिजी रखना शुरू किया। मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखने शुरू किए, जिन लोगों को पहले इंजरी हुई थी उन्होंने किस तरह से कम बैक किया, मैंने वो देखने शुरू किए। मैंने योगा किया, मैंने, मतलब हर तरह से मैंने कोशिश की अपने आप को बिजी रखने की, ताकि मैं, मतलब इधर उधर की बातें ना सुनूं। सो तो इस पूरे रिकवरी प्रोसेस में कभी ऐसा कोई वो एक स्ट्रेस वाला ख्याल आया दिमाग में कि शायद इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं हो पाएगा, या आप कॉन्फिडेंट थे थ्रू आउट? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस वही बोलते हैं ना, जो आप एक बार दिमाग में ठान लेते हो, मुझे इतना ये था कि मुझे एक बार कम बैक करना है, और मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। सो मैंने जल्दी कम बैक किया, क्योंकि मैं घर वाले माहौल में थोड़े टाइम ही रही, और उसके बाद मैंने बहुत जल्दी अपना स्पोर्ट्स हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने उसके बाद अपने नी स्ट्रेंथनिंग पे ही फोकस किया, फिजियोथेरेपी ली, तो जल्दी कम बैक कर लिया। तो अब हम जैसे मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट, पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपने इंडिया डेब्यू किया था साउथ एशियन गेम्स में, वहाँ पे टीम का गोल्ड भी आया आपके डेब्यू टूर्नामेंट में ही। तो वो जो स्टेप अप था, नेशनल टूर्नामेंट खेले, जीते काफी, बट इंटरनेशनल एक अलग ही बॉल गेम हो जाता है। तो वो उसके लिए कितना रहा, मुश्किल या आसान या कॉन्फिडेंट या नर्वस? आ, उसके बाद जो मैंने नेशनल खेला, और पहली बार तो मुझे उसमें ही अपने आप को प्रूव करना था, क्योंकि आप इंजरी से जब सडनली वापस आते हो, तो सब लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि अरे यार इसको तो चोट लगी है, इतना अच्छा नहीं खेल पाएगी, या जी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो अपने आप को नेशनल में ही प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इन 7 में खेलना, हाँ जी। क्योंकि 12 की टीम जाती है, उसके बाद आपको नेशनल टीम में पहले आपको इन 7 में आना है, उसके बाद ही आप इंडिया टीम या इंडिया कैंप्स का सोच सकते हो। सो पहले तो वहां पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ा, जो आप
मतलब आफ्टर इंजरी का जो मेरा नेशनल था, तो कोशिश की। और सबसे पहली बात तो ये थी कि अब मैं खेल रही हूँ, मैं मुझे अपना नी बचाना है, मतलब रहता है ना कि दोबारा से चोट नहीं लग जाए। तो पहले एक दो मैच में तो थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैचेस खेलती रही तो मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सो आगे मेरा सिलेक्शन हो गया था इंडिया कैंप्स के लिए। तो इंजरीज अपार्ट, इंजरीज का तो रिकवरी और वो मेंटल स्ट्रेंथ की हमने बात की, पर एक एथलीट की लाइफ में बुरे दिन भी आते हैं इन टर्म्स ऑफ कि परफॉर्मेंस जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं निकल पाया, या किसी ना किसी कारण से हार गए जीता हुआ जो भी। जैसे एशियन गेम्स में आपने बात भी करी है ऑन रिकॉर्ड कि रेफरिंग डिसीजंस कुछ कुछ बेटर हो सकते थे, एंड वो ऑब्वियसली एक काफी बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है जब कोई एक एथलीट हार जाता है बिकॉज किसी और की गलती से। तो ऐसे में वो जो लो होता है, वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, उससे बाहर आने के लिए आपका क्या प्रोसेस रहता है जनरली? सर देखिए, प्रोसेस हम लोगों का जो रिसेंटली एशियन गेम्स हुआ है 2018 का, उसमें हम लोगों को ये देखने को मिला कि जो ऑफिशिएटिंग थी, जी चलो वो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी खुद की भी कहीं ना कहीं गलती थी कि हमें एक जो मार्जिन रहता है वो काफी नंबर्स का रखना चाहिए था, ताकि अगर इन बिटवीन हमें इस तरह की सिचुएशन आती भी है कि ऑफिशिएटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो हमें हार का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। सो वहां से सबसे पहले तो यही सीखा कि आपको अपना जो जीतने का मार्जिन रहता है वो काफी नंबर से रखना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन भी आए, ऑफिशियल्स आपको सपोर्ट ना करे किसी मोमेंट पे आके, तो इतना नजदीक दूसरी टीम ना आ पाए कि आपको हारना पड़े। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वहां पर यही देखने को मिला कि ऑफिशियल्स, अगर अब भी हम अपने लाइव मैचेस वो उस टाइम के देखता है तो हमें सरेआम ही यही दिख रहा है कि ऑफिशियल्स ने बहुत गलत किया। और वहां पे दूसरी चीज वो भी नहीं थी कि आप रिव्यू मांग सको कि हाँ सर हमें रिव्यू चाहिए। तो उस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, ताकि एक खिलाड़ी, एक टीम अपने राइट के लिए लड़ सके कि हमने जी। अच्छा परफॉर्म किया। तो उससे पहले जो टूर्नामेंट्स थे उसमें इंडिया में ही था, उससे पहले वाला टूर्नामेंट उसमें ऑफिशियल्स काफी अच्छे थे। तो यही सीखने को भी मिला उस चीज से जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और हमने रिक्वेस्ट भी किया कि इन फ्यूचर इस तरह की चीजें इंटरनेशनल लेवल के मैचेस में होनी चाहिए। तो अभी जो करंट स्टेट है विमेन्स कबड्डी का, आपके हिसाब से कहाँ हैं हम अभी और कहाँ तक जा सकते हैं कमिंग ईयर्स में? बिकॉज जैसे कबड्डी का हमने देखा है पिछले 7-8 साल में प्रो कबड्डी लीग से एक कबड्डी स्पोर्ट का तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है इंडिया में, बट वुमेन्स कबड्डी अभी भी थोड़ा सा लैकिंग है, काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। आपके हिसाब से वो क्या गैप्स हैं जो फिल करने चाहिए अभी? सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों को इसी चीज से खुशी है कि हमारा जो स्पोर्ट्स है, कबड्डी जो है, वो इतना ऊपर उठ चुका है कि मतलब क्रिकेट के बाद आज कबड्डी ही ऐसा स्पोर्ट्स है जो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले तो इसी बात की खुशी है कि किसी ना किसी रूप में एटलीस्ट कबड्डी ऊपर तो उठ रही है। बिल्कुल। वो चाहे लड़कों का लीग हो रहा है, चाहे हमें इस बात की इतना इतना दुख नहीं है कि लड़कियों की लीग नहीं हो रही है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे इसी बात की खुशी है कि एटलीस्ट कबड्डी ऊपर तो उठ रही है, चाहे वो बॉयज के थ्रू ही क्यों ना उठ रही है। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं कि गर्ल्स की भी लीग हो, क्योंकि अगर आप नेशनल लेवल के आज मैचेस देखोगे तो नेशनल लेवल के मैचेस में लड़कियों के मैच जो रहता है वो लड़कों से भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलता है। हर एक मैच, अगर आप क्वार्टर फाइनल्स देखो, सेमीफाइनल्स देखो, फाइनल्स देखो, तो इतने नेट टू नेट कंपटीशन रहता है कि मतलब लड़कों के ही तरह रहता है। तो आज की डेट पे अगर वही बोलता है ना कि लड़के लड़के लड़की एक समान है, तो हम भी यही चाहते हैं कि कबड्डी, जो वुमेन्स कबड्डी है वो भी ऊपर उठे और लड़कियों की भी लीग्स करवाई जाए या अदर कोई भी टूर्नामेंट्स हो। सो बट आपके हिसाब से वो पुश अपार्ट फ्रॉम एक तो लीग्स एक अच्छा तरीका हो सकता है, पर ग्रास रूट पे इंकरेज करने के लिए और क्या कर सकते हैं अथॉरिटीज या गवर्नमेंट? आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम शुरू तो की है। जैसे जी आप खेलो इंडिया देख लो। जी। खेलो इंडिया में जो बच्चे हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं, जी तो वो एक बहुत अच्छा
स्टेप गवर्नमेंट ने या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लिया है कि खेलो इंडिया में इस तरह से बच्चे जो बाकी बच्चे हैं वो काफी इनकरेज होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की चीजें जूनियर्स लेवल या स्कूल लेवल, सब जूनियर लेवल पे भी होनी चाहिए। और खेलो इंडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे काफी बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर कैटेगरी के स्पोर्ट्स में ये चीजें होनी चाहिए, ताकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे कबड्डी में ऐसा है जो फाइनेंशियली, बहुत सारे बच्चे कबड्डी में ही क्या, अभी मैंने रिसेंटली जो हमारे हॉकी के गर्ल्स है हाँ ओलंपिक्स जी। में जो बेस्ट 4 में रहे हैं, तो उनके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि बहुत सारे बच्चों के फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहते हैं। किसी के पास शूज नहीं है, किसी के पास प्लेइंग किट्स नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो वही चीज कबड्डी में भी होती है। बहुत सारे बच्चे मतलब गरीब फैमिली से होते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो उस स्टेज पे मतलब आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है सर कि ओलंपिक्स में हमारे जो भी मेडल्स लेके आ रहे हैं उनको बहुत सारी कैश प्राइज या बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। जी। लेकिन जब बेसिकली सच में ही उस बच्चे को मेहनत और फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है, वो उस समय इंडिया में नहीं मिल पाती है। हाँ जी। मेडल लेने के बाद हर कोई आपको सपोर्ट करता है, लेकिन मेडल से पहले क्या क्या आपने चीजें फेस करी है, किस तरह से आप इस लेवल पे आए हो, वो चीजें कोई नहीं देखता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी से, जो भी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स को डोनेट कर रहे हैं या स्पोर्ट्स को पैसा दे रहे हैं, या जो भी जिनको भी आप कैश प्राइज दे रहे हैं, तो आप प्लीज गांव-गांव में जाके इस तरह के खेल स्पोर्ट्स वाले बच्चों को तराशे, ढूंढे, जिनको सच में ही इन चीजों की उस टाइम पे जरूरत है। तो वो बच्चे भी जरूर ओलंपिक्स तक जाएंगे, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स तक जाएंगे। लेकिन उनको इस टाइम पे अगर हम सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली तो वो जरूर उस लेवल तक जाएंगे। लेकिन इंडिया में शायद वो मेडल उल्टा लेने के बाद लोग उल्टा आपको सिस्टम है वो सपोर्ट करते वो हैं। वो उल्टा हाँ, सिस्टम है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेडल से पहले आप अगर ये चीजें तराशें गांव में छोड़ो, स्कूल्स में, स्कूल नेशनल्स होते हैं, जूनियर नेशनल्स हाँ होते जी। हैं, जो बच्चे वहां बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप जरूर उन बच्चों को स्पॉन्सर करें। चाहे उनको किट स्पॉन्सर करें, चाहे उनको शूज स्पॉन्सर करें, क्योंकि मेडल लेने के बाद आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेडल से पहले उस बच्चे को सपोर्ट करें, तो भी डेफिनेटली एक ना एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, आई थिंक वो एक ग्रास रूट पे थोड़ा सा सपोर्ट बन जाएगा तो हम जैसे एक मेडल के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ऐसे 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे अगर ग्रास रूट पे थोड़ा सा सपोर्ट अच्छा हो जाए तो। एंड आई बिल्कुल आई सर। होप ये चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होए। um, जो पैंडेमिक की बात करूँगा मैम, थोड़ी सी पिछला 1-1.5 साल जो सभी के लिए काफ़ी अजीब सा निकला। हमने जितने भी एथलीट से रीसेंट टाइम्स में बात की, सबका यही था कि हाँ सब कुछ ब्रेक हो गया, ट्रेनिंग ब्रेक हो गया, फैमिलीज के साथ टाइम मिला, बट आपका थोड़ा सा डिफरेंट था। आप एक्टिव ड्यूटी पे थे थ्रू आउट एज इंस्पेक्टर इन बिलासपुर पुलिस। तो वो कितना चैलेंजिंग टाइम था, बिकॉज काफ़ी एक स्कैरी सिचुएशन था पूरे देश में, और स्पेशली उन एरियाज में जहाँ तक ढंग से अवेयरनेस भी नहीं पहुँच पा रही थी। कोविड टाइम बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था सबके लिए, था जी। क्या अभी भी चल ही रहा है, लेकिन एक जब पीक पे था तब बहुत सारे प्रॉब्लम सभी को आए। मैं खिलाड़ियों की बात करूंगी तो मे बी स्पोर्ट्स वालों के लिए तो शायद वो चीज अच्छी भी रही होगी, क्योंकि जितना मतलब खिलाड़ी मोस्टली अपने फैमिली से दूर रहता है, तो उस जी। समय आपको, वो समय आपको अपने फैमिली के साथ बिताने का मिल गया। वो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं पुलिस में नहीं होती तो मैं भी डेफिनेटली बिल्कुल। ये जो टाइम था 1 ईयर अपनी फैमिली के साथ रहती। और दूसरा स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात, स्पोर्ट्स वालों के लिए अच्छी बात ये रही कि एक खिलाड़ी को बहुत सारी इंजरी हुई होती है, हाँ आपको जी। भी पता है। तो वो एक रिकवरी के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया। पोस्ट आपको रिकवरी हो गई। पर्टिकुलर कौन, राइट, आपको कौन से बॉडी के कौन से पार्ट पे इंजरी हुई थी उसको रिकवर करने के लिए आप प्रॉपर उसी पार्ट का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। सो वो एक खिलाड़ी के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा भी रहा हो, अगर किसी ने पॉजिटिव वे में लेना हो। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं उस टाइम पे अपनी स्ट्रेंथनिंग ही करती, जो भी मेरे बॉडी के जिस पार्ट पे कम स्ट्रेंथ है, सो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती, अपने घर के ट्रेडिशनल चीजें सीखती जो कि मैं अभी तक नहीं सीख पाई हूँ। सो एक अच्छा भी रहा
और दूसरी बात मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए रहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, और उस टाइम पे जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपका अदर क्राइम जो थाने का नॉर्मल क्राइम, क्रिमिनल क्राइम रहता है, वो भी हो रहा था, और कोविड टाइम भी चल रहा था। आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, क्राइम भी देखना है, कोविड ड्यूटीज भी करनी है, अपना ख्याल भी रखना है। तो वो एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग था। अपनी फिटनेस भी करनी है, तो उस टाइम पे मैंने जो अपने आप को फिट रखा वो इस तरह से रखा कि मेंटली भी और फिजिकली भी, कि मैं जैसे मतलब पुलिस में थी तो शायद मुझे एक टाइम एक सेशन प्रैक्टिस का मिल जाता था, ग्राउंड नहीं तो रोड रनिंग कर ली, थोड़ा बहुत अपने आप को फिट रखने की कोशिश की। दूसरा ये रहा कि पुलिस की ड्यूटी भी करना उस टाइम पे जरूरी थी, क्योंकि मतलब उस टाइम पे जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी वो पुलिस ही कर रही थी। सो उस टाइम पे ड्यूटी भी करी, डबल डबल ड्यूटीज हो गई थी, रेस्ट नहीं मिल रहा था, अपना भी ख्याल रखना था। तो ठीक है, किया उस टाइम। बहुत सारे फीमेल्स जो रहते हैं, जैसे कुछ हमारी प्रेग्नेंट लेडीज थी जो कि थाने तक सॉरी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा हाँ रहे थे, जी। उनको मदद करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया, हमें खाना खिलाया जब हम रोड पे थे, हमें चाय पानी के लिए पूछा। तो हाँ, अच्छा ही रहा ऑलमोस्ट वो टाइम भी, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। अगर नेगेटिव ही चीजें ढूंढनी हो तो फिर नेगेटिव के लिए तो बहुत सारी चीजें थी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट ये एक अच्छी चीज है कि लोकल्स भी सपोर्ट कर रहे थे जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उन लोगों को। ये एक अच्छा लगता है राइट, सुन के। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे मदद की। हिमाचल तो वैसे ही अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेट है, बिल्कुल। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। मतलब जो लोग, जो एक इमेज लोगों की बनी हुई थी ना कि पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मे बी उस टाइम पे शायद थोड़े टाइम के लिए ही सही, उस टाइम पे लोगों का माइंड जो सेटअप था पुलिस वालों के लिए वो बदला होगा। आई आई होप आगे भी वो कंटिन्यू रहे, ये जो साथ मिलके चलने का एक फीलिंग है जी वो कंटिन्यू रहे, आई जी होप। थोड़ा जी सा लाइटर साइड पे लेके जाऊंगा वहाँ कॉन्वर्सेशन को। um, जी। कबड्डी के बाहर क्या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, जैसे कोई और स्पोर्ट या कुछ और चीज जो आपको करना पसंद हो, जो भी लिमिटेड टाइम आपको मिलता है ड्यूटी और कबड्डी के अलावा? देखो, पहली बात तो ये है कि मेरा अभी तक की जो लाइफ है वो कबड्डी में ही बीती है, और दूसरा उसके बाद वो ऐसे डिपार्टमेंट में आ गई हूँ जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीजों के लिए। लेकिन फिर भी मुझे अपना जो मेरा पर्सनल लाइफ है उसमें सबसे पहली बात है, फिटनेस करना बहुत पसंद है, मुझे फिट रहना बहुत पसंद है। और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये अलग बात है कि अब इस डिपार्टमेंट में आने के बाद शॉपिंग वाले कपड़े आप यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड मुझे कबड्डी को छोड़ के बैडमिंटन स्पोर्ट्स काफी पसंद अच्छा। है, और मुझे ट्रैवल करना भी पसंद है। सो इतनी कुछ ज्यादा है नहीं मेरी। काफी है मैम, जितना आपको वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है, यही चीजें बहुत है जी मेरे ख्याल से अभी के लिए हाँ जी हाँ जी। तो। ग्रोइंग अप कोई एक एथलीट या कोई एक ऐसा था जो स्पोर्टिंग आइडल कह सकूं कि हाँ, इसको देख के मोटिवेशन मिलती है, कि जो भी किसी भी स्पोर्ट में कि इन्होंने जो कर लिया है अपने स्पोर्ट में? मतलब इतना अदर स्पोर्ट्स में तो मैंने इतना फोकस किया भी नहीं। अगर कबड्डी की बात कहूँ तो मेल मेल स्पोर्ट्स, मेल कबड्डी प्लेयर में तो हमारे अजय भैया ही थे, अजय ठाकुर भैया। जी। क्योंकि हमने उनको जब से खेलते हुए देखा था, मतलब जब हम बहुत छोटे छोटे थे, जब मैंने अपना स्पोर्ट्स हॉस्टल ज्वाइन किया था तो भैया साई सेंटर जो है हमारा, साई सेंटर स्पोर्ट्स का बिलासपुर में, वहां पर थे। तो मतलब उस टाइम से हमने उनको खेलते हुए देखा था। और उस वो समय 2006 से अभी तक 2021 तक भैया का मतलब जो स्पोर्ट्स के प्रति एक रुझान है, फिटनेस लेवल है, वो आज भी वैसा ही है। मतलब तब से आज तक हमने उनको उसी प्लेटफॉर्म पे देखा है। उस टाइम पे भी वो अपनी टीम में बेस्ट खेलते थे, आज भी भैया वैसे ही खेलते हैं। और भैया को भी बहुत सारी इंजरीज हुई है, उससे उन्होंने भी कम बैक किया है। तो मेल कबड्डी प्लेयर में तो मैं अजय ठाकुर भैया से काफी मोटिवेट हुई हूँ। और फीमेल कबड्डी प्लेयर में ममता पुजारी दीदी है जो मेरी हमारे सीनियर है, मैंने उनके साथ एक 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेले हैं। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है कि जैसे हम लोग
हम लोग मैच खेल रहे हैं तो वो किस तरह से कूल रहते थे, किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट करते थे। अगर हम मार्जिन से पीछे हैं, हम हार भी रहे हैं, तो किस तरह से टीम को कम बैक करना है, जो उनकी स्ट्रेटेजी रहती थी टीम को जिताने के लिए, एक मतलब टीम गेम को किस तरह से खेलना है, तो उनसे मैं काफी मोटिवेट हुई थी। तो जैसे आपने बोला बचपन से आज तक अभी तक कबड्डी के अलावा कुछ बहुत ज्यादा सोचा नहीं, पर अगर जस्ट इन केस आप कबड्डी प्लेयर ना होते तो आज प्रोफेशनली आप क्या कर रहे होते? प्रोफेशनली मैं क्या कर रही होती, मे बी शायद मैं मॉडलिंग लाइन में जाती। That's also काफी शायद। इंटरेस्टिंग लाइन है वो भी। तो उसी एक मतलब मैं पब्लिक, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, तो एक अच्छा लाइन है ट्विस्ट तो, नो डाउट। एंड आई थिंक जब कभी आपको मौका मिले आफ्टर प्लेइंग डेज, तो शायद आप ट्राई कर भी सकते हैं, नो डाउट। तो उसी नहीं नहीं, उसी अब एक मुझे ट्राई, अब मैं इसी में ही खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे अपना 100% अचीव भी कर लिया है। और अभी कभी और अचीव करना है। 100% तो नहीं किया है, पर अचीव करने की कोशिश में लगी हुई हूँ अभी भी। और जितना कुछ जिस स्टेज तक कबड्डी है उस स्टेज तक खेल रही हूँ, तो मैं खुश हूँ कि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। बट अगर पब्लिक स्पेस की बात करें, पब्लिक विजिबिलिटी की बात करें, सोशल मीडिया पे भी आप थोड़ा बहुत, मतलब ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बट वंस इन अ वाइल आपको, आई थिंक आप यू लाइक हाउ लाइक एंगेज करना लोगों के साथ और कुछ कुछ पोस्ट करना, तो वो कैसा रहता है जनरली? बिकॉज सोशल मीडिया काफ़ी एक एक्सट्रीम हो जाता है जितना कई टाइम बार। होता है, हाँ, और लेकिन जितना मुझे कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी जरूरी है, लेकिन मतलब जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है, मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया इतना भी जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे सोशल मीडिया को दे रहे हो। नहीं नहीं, सो कभी कभी जितना जरूरी है मेरे लिए या एक खिलाड़ी के लिए, उतना मैं टाइम दे देती तो व्हाट नेक्स्ट? आगे हम आपको नेक्स्ट कब देख रहे हैं एक्शन में कबड्डी में? फिलहाल तो कबड्डी के कोविड के कारण अभी रिसेंटली नेशनल्स भी नहीं हुए हमारे। 2020 का भी नेशनल्स नहीं हुआ है, 2021 भी खत्म होने को आ रहा है। बिल्कुल। तो अभी तक ऐसा कुछ टूर्नामेंट्स फीमेल वुमेन कबड्डी के नहीं सुनने को मिला है, लेकिन अभी फिटनेस और प्रैक्टिस जारी है। एशियन गेम्स है नेक्स्ट ईयर, उसका भी तैयारी अभी तो हाँ, रुकी पड़ी होगी। लेकिन उससे पहले जो नेशनल होना है वो अभी तक नहीं हुआ है। सो अभी फोकस नेशनल्स पे ही है फिलहाल तो। आई होप जल्दी हो, बिकॉज करवाना तो पड़ेगा ही अगर टीम वगैरह तैयार करनी है तो। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं रैप अप करने की तरफ चलता हूँ। जो भी नए खिलाड़ी हैं किसी भी डिसिप्लिन में, जो भी नए छोटे बच्चे हैं जो देख रहे हैं आपको, जो आपको फॉलो कर रहे हैं पहले से भी, और उनके लिए आपका आपका क्या एडवाइस है कि क्या करना चाहिए उन्हें लाइफ में आगे? देखिए, मुझे सबसे पहले तो मैं अपने जूनियर्स या आने वाली जनरेशन्स को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी खेल में, नॉट इवन कबड्डी, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपको फ्यूचर बनाना है, तो आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर एक स्पोर्ट्स में, चाहे आप कोई सा ही खेल क्यों ना ले लो, उसके लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे किससे बात करनी है। लेकिन जो खेल है ना, कबड्डी, अगर मैं कबड्डी की बात करूँ या कोई भी, जो भी किसी भी खेल का है, उसको जो खेलना है ना, वो एक कोच सिखाता है। बिल्कुल। कबड्डी, या मुझे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे मेरे स्कूल के पीटीआई जी, मेरे कोच, जो भी मेरे कोचेस रहे हैं, उन सब ने सिखाया है कि कैसे कबड्डी को खेलना है। तो उसके प्रति मेरा एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे फोन चलाना है, किस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करना है, किस टाइम पे मुझे स्टडी करनी है। सो एक खेल के लिए सबसे पहले जरूरी है डिसिप्लिन। ठीक है। उसके बाद आपका एक उस खेल के प्रति कितना डेडिकेशन है, आप कितना उसके लिए, मतलब आप एक बोलता है ना कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको उस चीज में पहले
पूरा डूबना पड़ता है, ठीक है। तो आप कितना मतलब उस चीज के लिए पागलपंथी आपके अंदर है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे वही स्पोर्ट्स कबड्डी खेलनी थी, तो मुझे उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। मैंने अपने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस किया। तो आप कितनी चीजें उसके लिए छोड़ सकते हो, क्या क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है, वो जरूरी है। और दूसरी तीसरी बात ये है कि आपके गोल जो है वो सेट होने चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मुझे जब मैं छोटी थी मुझे पता था कि मुझे अपने इंडिया टीम के लिए खेलना है, ये नहीं पता था कि कौन से टूर्नामेंट खेलना है। तो एक गोल मेरा जो था वो सेट था कि मुझे यहाँ के लिए खेलना है। तो आपके पहले ही गोल सेट होने चाहिए कि मुझे इस लेवल तक खेलना है, तो मुझे उसके लिए मेहनत कितनी चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करना तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, गोल पहले ही होने चाहिए आपके सेट। और सबसे ज्यादा तो एक खिलाड़ी के लिए डिसिप्लिन जरूरी है जी। अगर आप जितने मर्जी स्टार प्लेयर क्यों ना हो, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप, मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। सो मैं सभी जूनियर्स, सभी न्यू जनरेशन को यही बोलना चाहूंगी कि आप जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो उसके लिए आपका डिसिप्लिन, डेडिकेशन, आपके गोल सेट होने चाहिए। और दूसरी बात कि आप नशे जैसी चीजों से दूर रहो। मैं चाहती हूँ कि आप में नशा खेलने का हो। आप जी। एक खिलाड़ी के लिए जरूरी होती है ये सब चीजें जो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, लेकिन नशा जो है ना वो आपका एक खेल के लिए होना चाहिए, एक मेडल के लिए होना चाहिए, बिल्कुल। ना कि जो कि आज आप देख रहे हो कि हमारी न्यू जनरेशन, हम तो आए दिन देखते हैं लेकिन आप भी आए दिन पढ़ते होंगे कि बिल्कुल। हमारी न्यू जनरेशन नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाती है। जी। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो नशा है वो एक खेल के लिए और एक मेडल के लिए होना चाहिए। और दूसरी बात मैं न्यू जनरेशन को ये भी बोलना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया और अपने मोबाइल को, फोन को कम टाइम दें, क्योंकि ये भी एक तरफ से एक नशा ही है। बिल्कुल। आप देखोगे कि अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए भी फोन नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा फोन कहाँ है, नेट जी। आपके पास नहीं चल रहा है, तो आप सोचते हो कि कब मैं अपना नेट पैक करवाऊं। तो वो भी एक तरफ से नशा ही है। बिल्कुल। फोन चला रहा, सोशल एडिक्शन है, ये भी नशा, जी। इसको भी नशा ही बोलेंगे। तो बिल्कुल। आप एक सेट कर लो कि मुझे सोशल मीडिया को कितना टाइम देना है, मुझे फोन पे कितनी देर बात करनी है, 24 घंटे में से आपको कितना टाइम इन चीजों के लिए देना है। तो जी। वो आप पहले से ही सेट कर लो। तो न्यू जनरेशन को यही बोलना चाहूंगी कि फोन, सोशल मीडिया कभी कम यूज करें यदि आपको आगे कुछ बनना है, आपको कुछ अचीव करना है। बिल्कुल, ये एक बहुत आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी नए जनरेशन में से बच्चे देख रहे हैं, ये सब सभी कुछ बहुत जी इम्पोर्टेंट है ये सब सीखना, बिकॉज कुछ भी अचीव करना है, नॉट जस्ट स्पोर्ट, आई थिंक कुछ भी अचीव करने के लिए जी लाइफ में ये सब का पालन करना होगा जरूर। जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के हाँ, लिए टाइम निकाल के। एंड आपका भी थैंक यू। आई होप ये एक कॉन्वर्जेशन हम फिर से कर पाए सम टाइम सून। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर।